MBA मार्केटिंग किया, 20 वर्षों से पत्रकारिता में लिखते हैं, लगे हैं, अच्छी कविताएं लिखते हैं। और कल इन्होंने अपनी पत्नी के बारे में बहुत लपेटा लापेटी करके एक कविता भी सुनाई दी थी, वट सावित्री वाली, जो आपको याद होगी। और अब सीधे सीधे मैं आपको लिए जाऊंगी पंकज त्रिपाठी सर। सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूँ दुमका की इस धरती पर आपका, बहुत अभिनंदन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वैसे तो ये जो शख्सियत स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है किसी परिचय की मोहताज नहीं है। गोपालगंज में जन्मे एक जाने माने अभिनेता है, कैरियर की शुरुआत फिल्म रन से की। 2018 में गैंग्स ऑफ वासेपुर में इन्हें काफी सराहना मिली, मिर्जापुर 2, और उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस जैसे कई वेब सीरीज में आप लगातार और शानदार काम कर रहे हैं। और आज तो आप सर हर दिल अजीज है। बहुत स्वागत करते हुए सीधे मैं विस्मय जी को आपसे जोड़ती हूँ। हमारे जो तमाम लोग, एक बार जोरदार तालियां हो जाए जी के लिए। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन इस लिटरेरी फेस्ट में आपका। लेफ्ट कर गया सर, पूरे झारखंड की तरफ से, पूरे दुमका की तरफ से सबसे पहले तो आपको जोहार, बहुत प्रणाम सर, बहुत नमस्कार कि आप आज हमारे साथ हैं। और एक बहुत ही बढ़िया जो सब्जेक्ट इस पर हम लोग आज बात करेंगे वो है छोटे शहर की चुनौतियां और अवसर। सर आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। पीछे आप जो कोलाहल देख रहे हैं वो आपके प्रति प्यार जो इस जिले के लोगों का है, पूरे इस प्रदेश के लोगों का है, वो है सर। और उसी प्यार को आगे बढ़ाते हुए बीच में एक माध्यम हूँ मैं, और ये छोटा सा सवाल है सर आपसे कि जो छोटे शहर की चुनौतियाँ होती हैं और जो अवसर हैं, आप जिस क्षेत्र में हैं, क्या कभी आपको महसूस हुआ है कि नहीं ये जो चुनौतियां हैं ये आपके लिए जो जिस मकाम पे आप हैं वो आपको बेहतर बनाने के लिए वो ठीक रही हैं, अच्छी रही हैं, या आप मुश्किलों में रहे हैं सर? सबसे पहले आपको नमस्ते और इस सवाल दर्शक श्रोता उपलब्ध को मेरा नमस्कार। ये चुनौतियों में तकनीकी रूप से उतना मतलब फिट नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी और फाइनली मैं हुआ। तो मेरी आवाज तो सुन पा रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी हाँ बिल्कुल सुनिए। तो हम कहीं ना कहीं से इन चुनौतियों से पार होते हैं। जैसे तकनीकी रूप से आज भी मैं इतना संपन्न व्यक्ति नहीं हूँ, बावजूद उसके मेरा काम उस काम की मालूम है, जानता हूँ। तो आप मैं अभिनय के क्षेत्र में अपनी जो भी जगह बनी है या दर्शकों के दिल तक पहुंचा हूँ, वो उसी का परिणाम है कि आप जो काम चाहते हैं, करने जाते हैं, उसमें बस आप एक्सपर्टीज हासिल कर लें। एक बात मैं अक्सर इंटरव्यू में भी बोलता हूँ, मेरे गांव में पीछे एक नदी थी और उस नदी पर पुल नहीं था, तो हम तैरना सीख गए। तो ये छोटे शहर गाँव कस्बा में कई बार हम सुविधाओं का रोना रोते हैं, भाई ये सुविधाएं नहीं है हमारे पास अच्छे महाविद्यालय होते, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होते तो शायद हम कुछ करते। तो मुझे हमेशा लगता है कि अब ये जो कमियां होती हैं छोटे शहरों में, गांव कस्बों में, या चुनौतियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ताकत है। वो हमें सक्षम बनाती है कि हम अपनी बाकी स्किल को इतना डेवलप करें कि जीवन में किसी भी फील्ड में आपको परेशानी ना हो जाने में और आप अपने मुकाम को हासिल करने में। तो मुझे हमेशा से, अगर मेरी अपब्रिंगिंग गोपालगंज और देहात में नहीं हुई होती तो शायद मुझ में वो क्षमता नहीं होती कि मैं 20 साल 15 साल तक सिनेमा की में स्ट्रगल करते रहता, या धीरज रखता कि मैं एक दिन एक्टर बन जाऊंगा। मैं 2004 में मुंबई आया था और लगभग
2012-15 के बाद लोग जाने कि मैं एक्टर हूँ, तो 11-12 साल जो धीरज रहा, जो वो कहीं ना कहीं उस छोटे शहर या गांव कस्बे की ट्रेनिंग और खासियत थी, या चुनौतियां जो सुविधाएं ना होने की वजह से वो क्षमता डेवलप हुई कि मैं इतने दिन तक टिका रहा अपने एक मिशन को लेके, एक लक्ष्य को लेके। छोटे शहर से सर आप पटना तक पहुंचे, और फिर पटना से आप दिल्ली गए, एनएसडी में आपने प्रशिक्षण लिया और बहुत जतन के साथ आपने एक्टिंग को सीखा वहाँ पे, और उसके बाद बहुत दिनों तक प्रयासरत रहे। और जैसा कि अभी आपने कहा कि नहीं, जो भूख उस वक्त लगती होगी, उसे दबाने की जो कला जो छोटे शहरों के लोगों में होती है, अपने ऊब को दाबने की जो कला छोटे शहरों के बच्चों को होती है, वो शायद उसने आपको वहाँ टिके रहने के लिए मजबूती जरूर दी है। कब तो इस बात का कभी आपको मलाल तो नहीं रहा कि हम छोटे शहरों से आए, और अब चूंकि चकाचौंध को देखकर हर कोई बड़े शहर तो जाना चाहता है, लेकिन डरता भी है कि कहीं उसकी आंखें चौंधिया नहीं जाए। तो कभी ऐसा हुआ कि नहीं, थोड़ा सा लगा कि डर भी लगा, भय भी लगा? जो छोटे शहर, कस्बा, गांव होते हैं, वो दरअसल वो नींव है जो इमारत में दिखती नहीं है। अगर मैं इमारत हूं तो मेरी नींव गांव, कस्बे और देहात का जीवन है। तो नींव जितना मजबूत होगा ना, इमारत उतनी बुलंद होगी और लंबे समय तक टिकी रहेगी। तो जो इस वक्त दुमका में बैठ के मुझे सुन रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपकी नींव बहुत मजबूत हो रही है, और इस पर गर्व कीजिए। ये बेसिक है सर। तभी तो ये जो नींव मजबूत है, तभी तो ऐसा होता है कि शहर का कोई बड़ा कलाकार जब आपके शहर आता है तो आप उनके जूते भी थाती के रूप में रख लेते हैं, उनके होटल से निकाल के रख लेते हैं। तो ये सब में होना चाहिए। जो फील है देखकर किसी को गुरु बना लेना, एकलव्य की तरह फिर अपने आप को तैयार करना, ये सारी चीज़ें आप में थी, इसलिए आप इतने ऊपर तक गए भैया। बिल्कुल, ये भी वही की सीख है कि जो तहकीक, जो संस्कार, जो समर्पण, जो अपने मैं मनोज भैया का किस्सा है, बट मैं अपने शिक्षकों का आज भी उतना ही सम्मान करता हूँ जिन टीचर्स ने गांव में के विद्यालय में या पटना के कॉलेज में मुझे पढ़ाया, मेरे ज्ञान चक्षु को खोले। तो वो कहीं ना कहीं बड़े शहरों में आके ना, वो हम चकाचौंध में खो जाते हैं, लेकिन जो बेसिक्स है ना जीवन का, उसको भूल जाते हैं, उससे थोड़े दूर हो जाते हैं। कि जो मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं, बहुत विनम्र हो, बहुत हम्बल हो, तो ये कैसे होता है? मैं क्या बताऊं कैसे होता है? यही तो गांव और कस्बे की ट्रेनिंग है, छोटे शहरों की ट्रेनिंग है, जो आपको विनम्र बनाती है, जो बोलती है कि कभी भी अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति का आदर करना, सम्मान करना, कोई बड़ा बोल रहा हो तो सुनना, क्या पता तुम्हारे जीवन में उस सुनी हुई बात का कब कहाँ इस्तेमाल हो जाए। तो ये आज भी महानगरों में मैं देखता हूँ कि पढ़ाई का, किताबों का कल्चर नहीं है। आपके दुमका में जो लाइब्रेरी को लेकर मैं कल पढ़ रहा था, कल रात को मैं शूटिंग में था, वो जो लाइब्रेरी की बस आती थी, तो ये पढ़ने का कल्चर है, वो आजकल छोटे शहर और गांव कस्बे ही बचा के रखे हैं। महानगरों में तो हम लोग सब अपने स्क्रीन टाइम में लगे हुए हैं, किताबों से दूर हो गए हैं, लाइब्रेरियां खाली हो गई हैं। सर आप तो कलाकार हैं और पटकथा पढ़ते ही होंगे। मुझे लगता है कि दुमका में जो हुआ है वो भी एक किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है, कि एक पुरानी बस जो पटना से आ रही है, यहाँ लोगों के बीच किताबें देती है, 1 महीने के बाद फिर उस किताब को वापस ले आती है, ये लगातार चल रहा है। फिर वो बस जो है वो खराब हो गई, कहीं पड़े वो सड़ रही है। इसी बीच किताब के प्रेमियों की नज़र उस पर पड़ी, और एक ऐसा रचा वहाँ पे कि पहले तो पिछले साल उस बस को ठीक किया गया, बहुत सुंदर उसे एक लाइब्रेरी के शक्ल में परिणत किया गया, और फिर वहाँ एक जमावड़ा लगा, कवियों का, लेखकों का, साहित्य का जमावड़ा लगा। और ये दूसरा साल है, इसके बीच 2 और कार्यक्रम हुए साहित्य से जुड़े हुए। तो इस तरह से 4 कार्यक्रम
इस शहर में हुए साहित्यिक 2 साल के अंदर। तो सर ये एक पटकथे की तरह है, एक लगता है। तो क्या इन सब चीज़ों को भी कभी जगह मिले तो आप थोड़ा फिल्मों में कहें अपने लेखकों से कि इसको भी कहीं लाएं? जी जी बिल्कुल। और मैं बोलूँगा कि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। डिजिटल युग मतलब इंटरनेट, संचार के बहुत सारे मीडियम। आजकल में वो सोशल मीडिया का दौर है जहाँ लोग रील्स देखते हैं। बट यकीन मानिए आपके जीवन में जो भूमिका किताबों की हो सकती है वो रील्स की नहीं हो सकती है। रील्स जो है आपकी इमेजिनेशन को ब्लॉक कर देते हैं कि जो यहाँ दिख रहा है यही देख लो। किताबें जो है आपकी कल्पना की शक्ति को खोल देती है कि इनको पढ़ो और कल्पना करो। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरी जर्नी में किताबों का, लाइब्रेरी का, ऐसे साहित्यिक आयोजनों का बहुत बड़ा योगदान है। वरना मुझ में क्या था, ना मेरे में 6 पैक है, ना मैं स्टाइलिश कपड़े पहनता हूँ, ना मुझे बहुत फेवरेट डांस और एक्शन करने आता है। लेकिन जिस वजह से मैं आपसे आम दर्शकों से जुड़ता हूँ उसके पीछे वो एक छोटे गांव कस्बे का संस्कार और किताबों से मिला हुआ ज्ञान और मिली हुई कल्पना की शक्ति है जो आप तक मुझे पहुंचाती है, आपको मेरी तरफ आकृष्ट करती है कि सुनो एक बंदा क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है अभिनय में। तो बिल्कुल इस रील्स के दौर में हमें किताबों से दूर नहीं होना चाहिए। और ऐसे आयोजन में मुझे यकीन है कि इस ऑडिटोरियम में संभव हो कि आज से 15 साल बाद कोई लेखक, कोई अभिनेता बोले कि एक कार्यक्रम में दुमका में बैठा था और पंकज त्रिपाठी बोल रहे थे और देखिए कि आज मैं वक्ता बना हूँ और आज मैं लेखक बना हूँ, आज मैं अभिनेता बना हूँ, आज मैं इतिहासकार बना हूँ। भले आप पैक वाले नहीं हैं जो आप कह रहे हैं सर, लेकिन ईख से निकली हुई जो गुड़ होता है सर, उसकी मिठास आप कितना भी चांदी का वर्क बना लें उस मिठाई में नहीं आ सकता। और यही कारण है कि हम लोग सब लोग आपको इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं। और सर जो अभिनय के अलावा मुझे लगता है कि बाकी चीज़ों पर क्या कभी विशेष ध्यान नहीं दिया, मेहनत नहीं की है आपने, केवल अभिनय के लिए रहा। ये हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि विवाह के लिए लड़की भी अपने ही घर के जो भाई हैं उनके घर में ढूंढ लिया, उसके लिए भी बहुत प्रयास नहीं किया। तो क्या केवल अभिनय था इसमें? जी 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 मैं काम तो बहुत किया हूँ। पटना में होटल में नौकरी करता था, तलाश रहा था कि आज मेरी रुचि किधर है और किधर मुझे मजा आ रहा है। तो मैंने 3-4 पेशे बदले, नौकरी की तैयारी की, होटल की नौकरी की, थोड़े दिन राजनीतिक एक्टिविस्ट रहा। फिर मुझे लगा कि अभिनय में ज्यादा मजा आ रहा है मुझे, तो फिर लगा कि यार ये काम मैं बोर नहीं होऊंगा, तो इसलिए रुचि ज्यादा इसमें लगी और लगा कि इससे जीविका चल जाए तो बहुत अच्छी बात। फिर मन लग गया, लगन लग गया, लगन लग जाता है तो आदमी कहीं भी निकल लेता है। ये तो ठीक है सर, लेकिन जब आप छोटे शहरों से हैं और फिल्मी दुनिया में इतने बड़े सितारे हैं, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस भी छोटे शहर को आपने पकड़ा उसका नाम ऐसा हुआ कि इंटरनेट पे बाकी महानगरों से ज़्यादा वो सर्च किया जाने लगा। आपने तो वासेपुर में ऐसा कह दिया कि परिंदा जो है सो एक पर से इज्जत बचा रहा है, और नाम की उसकी ऐसी की तैसी हो गई। और मिर्जापुर का वो हाल किया कि लोग वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं। तो क्या अगला भी कोई शहर है क्या ऐसा? नहीं, मैंने वासेपुर किया है, मिर्जापुर किया है, बरेली की बर्फी की है, फिर गुड़गांव किया है। तो 4 मेरी कहानियां तो शहरों के नाम पे है। मुझे एक किस्सा याद आया, एक बार फ्लाइट में मैं जा रहा था तो मुझे एक सज्जन मेरे पास बैठे थे और उन्होंने जब फ्लाइट उड़ गई तो मेरे से बात करने लगे। बोले मैं बात आपसे कर सकता हूँ? मैंने बोला क्यों नहीं कर सकते हैं, 2-2.5 घंटे तो हमने आजू बाजू की कुर्सी पे ही चलना है, बोलिए। तो बोले कि मैं मिर्जापुर का हूँ और मेरा बिजनेस के सिलसिले में साउथ इंडिया जा रहे हैं, बैंगलोर या चेन्नई के। तो बोले जब हम लोग बैंगलोर चेन्नई आते थे काम के सिलसिले में तो हमें पूछता था वो जो हमारे काउंटर पार्ट पूछते थे साउथ इंडिया में, तो नमस्ते, कुछ लोग हाथ हिला रहे हैं, नमस्ते नमस्ते, मैं देख पा रहा हूँ आप सब जी। तो हम लोग वो बताए भाई सज्जन कि हम लोग बोलते थे कि हम बनारस के पास थे, बनारस के पास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है मिर्जापुर। आपके सीरियल के बाद हम उन्हें बताना नहीं पड़ता है बनारस के पास है, बोलते हैं मिर्जापुर के, और बोलते हैं वो क्या बात है आप मिर्जापुर से हैं। क्योंकि आपने वो बनारस के पास वाला टैग आप शो आने के बाद पूरी भारत के सुदूर दक्षिण में पता चल गया मिर्जापुर कहाँ है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट।
तो यही तो है सर, यही तो है कि अभिनय, और यही अभिनय का तो मूल्य है, या आप कहने की प्राइस है कि जब आप ऐसा अभिनय कर देते हैं कि उसको जीवंत कर देते हैं, और यही है जो हम सबको आपका चहेता बनाता है। तो एक जो लोग पंकज त्रिपाठी में देखते हैं कि ये कोई भी चीज़ इसको कहते हैं कि एकदम बिल्कुल रॉ फॉर्म में होता है, इनका फटाक से जबान से निकल गया कोई डायलॉग, कहीं से लगता नहीं है कि कोई बनावट है। बहुत आप मुश्किल चीज़ों को भी आप अगर इनको दे दें तो बड़ा सरल तरीके से करते हैं। तो ये जो सरल होना है जो सबसे मुश्किल भी है, तो ये कैसे इतना आसान है आपके लिए? उसपे बस क्राफ्ट की जरूरत होती है, एफर्टलेस लगे, नेचुरल लगे परफॉर्मेंस, बातचीत एफर्ट लगाना पड़ता है एफर्टलेस होने के लिए। तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीखा हूँ। मैं चाहता था मेरी एक्टिंग वो सहज लगता, वो नेचुरल तैयारी है सर, आप जरूरत है, और वही 20 साल लगे वो अभिनय को करने में, जहाँ अभिनय की तरफ ओशो का एक बड़ा पॉपुलर रहे हो और जीवन ऐसा कर, तो मेहनत है, पर अपने आप पर हम उतना सहज पाते हैं, कैमरे लगे होते हैं, लाइनें लिख मिलती है, होते हैं हमारे हमारे जो भाई कर रहा था वो उसको मैं आवाज आ रही है सर आप तक हमारे? हाँ जी जी। ये कह रहे थे कि जैसे अभी का जो दौर है, जैसे आपने जिक्र भी किया कि रील्स जो अब बन रहे हैं, या सोशल मीडिया में जिस तरह से लोग अपने आप को हर चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं, और कई बार इसका फायदा होता है कि एकाएक आपको पता चलता है कि दूर दराज के क्षेत्र में एक ऐसा लड़का है जो बड़ा अच्छा डांस करता है, गाना गाता है, और फिर उसे नेशनल जो चैनल्स हैं उनमें जगह भी मिल गया, नाम भी हो गया। तो एक सबों को लगता है कि सबसे आसान तरीका है कि आप गांव घर में पहले कर रहे थे, लेकिन आपको चारों तरफ से नाम मिला, लोगों ने आपको देखा, और फिर वहां भी आप पहुंच गए जहां आप जाना चाहते थे। लेकिन ये चीजें बड़ी कम देर तक रह पाती हैं। कई ऐसे बाल कलाकार जो यहाँ से गए, या इस तरह के सिंगर डांसर गए, वो बहुत जम नहीं पाए। तो क्या दिक्कत है ये? अब तो बढ़िया है कि पहले गांव के लोगों को कहीं वो दिख नहीं पाते थे, बड़ी मुश्किल से फिल्में ही एक माध्यम हुआ करती थी। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये चीजें सही हैं, या इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? देखिए, वायरल होता है ना, वायरल वायरल हुआ, तो वायरल जो है वायरल फीवर की तरह होता है, 4 दिन में उतर जाता है। तो अगर आप दम है, आप अकारी है, तो आपको आता है या आपको पहचान है, वरना वायरल तो 4 दिन में तो वो अच्छी चर्चित हो जाते हैं। करना है आप इस वायरल कंटेंट के साथ आप बस ट्रेनिंग होती है, वरना वायरल कंटेंट पास है तो सब चल सुबह से शाम तक 5 वायरल, तो वो क्षणिक होता है। आपको स्थापित कर गायकी की बहुत समझ होनी चाहिए। थोड़ी सी सर आवाज कट रही है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी आवाज सर आपकी कट रही है। कोई एक्सटर्नल माइक जुड़ा हुआ है क्या सर वहाँ पे? तो शायद नहीं, अब ठीक है, मुझे तो सही लगता है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर, थोड़ी कट कट के आ रही है, बस यही हो रहा था कि बहुत अस्पष्ट, लेकिन मैं आज जहाँ हूँ थोड़ा शहर से दूर है, यहाँ पे इंटरनेट की संभव हो कि इंटरनेट नहीं, अभी ठीक हो गया, अभी लग रहा है कि ठीक हो गया जी।
तो ये जो हम जिस सवाल पर हम लोग पहले थे, मैं बोल रहा था कि वायरल कंटेंट आजकल डिजिटल दौर में दिन में 4 चीजें वायरल होती हैं। सुनाई दिया? जी जी हाँ हाँ सर बताएं। और वायरल कंटेंट वायरल फीवर होता है, जो 4 दिन में उतर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सोशल मीडिया तो जो वायरल फीवर की तरह है। हाँ, वो आज 2 मिलियन व्यूज होगा, 4 दिन बाद पूछे तो सब भूल गए हैं। तो वायरल फीवर जो है वो, अगर आपको उसमें स्थापित होना है तो आपके आर्ट में, आपकी कला में दम होना चाहिए। वायरल बहुत छोटे समय के लिए हो पाता है, उससे कैरियर बनाना मुश्किल है, उससे स्थापित होना किसी भी फील्ड में मुश्किल है। स्थापित होने के लिए आपके कंटेंट में, आपकी आर्ट में बात होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब बड़े लोग पालिए, 4 दिनों वाला वायरल पाल के ठीक नहीं है, आगे के दिनों में बड़े लोग पालिए। सर जो छोटे शहरों के जो लोग हैं, जो हम जैसे यहाँ के लोग हैं, जो सामान्य लोग जिनको हम लोग कहते हैं, मानते हैं, इनके लिए कुछ ऐसे ऐसे टिप्स आप जरूर देते जाएं, बताएं हमें कि क्या तैयारी शुरू से हो, कैसे तैयारी शुरू से हो, और वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कोई समय सीमा है, या चूँकि जितनी मेहनत आपने की है उस हिसाब से हम लोग को लगता है कि नहीं, आपको तो पहले सफल हो जाना चाहिए था, आपने जितना वक्त अपने आप को वहाँ रखा है वो आपके लिए वो जस्टिफाई नहीं है, जैसा कि हम लोग को लगता है। सर इस पर क्या कहें? जी देखिए, सामान्य लोग कोई नहीं है, या तो हर कोई सामान्य है या तो हर कोई सामान्य नहीं है। ईश्वर सबको एक ही तरीके से बनाता है और एक ही प्रकार का बुद्धि और विवेक या दिमाग देता है। हम अपने स्किल पर कितना काम करते हैं वो हमको भिन्न करता है कि आपने मेहनत कितनी की, आप सही आपने मूल्यांकन अपना कैसे किया, सेल्फ असेसमेंट जिसको बोलते हैं किसी भी फील्ड में। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी ले लें या सिनेमा आर्ट की तैयारी हो या कोई भी, तो हम सब पैदा होते हैं तो वो एक साधारण बालक ही होते हैं। बाद में हमें किस किस्म का माहौल मिला या हमने किस किस्म के अपने लिए मार्ग चुना और उसके प्रति कितनी मेहनत की, ये हमें कहीं भी पहुंचाता है। तो मेरे गांव के जो मेरे स्कूल के सारे बच्चे थे, लगभग मेरी परवरिश, मेरी अपब्रिंगिंग, मेरे सोचने की तरीका, मेरी और लगभग सिमिलर था, वो अलग नहीं था। बट उसके बाद जो चीज़ें मैं सीखा और जो टीचर्स के पास गया और जो किताबों से मिला, और मुझे लगा कि नहीं यार, एक विचार को समझता हूँ, इस विचार को भी समझना है मुझे कि इसमें क्या है। तो मैं घाट घाट का पानी पीने लगा, हर तरह के लोगों से मिलता था, गुरुओं से, टीचर से, किताबों से। तो हम सब सामान्य लोग होते हैं, और जब हम अपना मूल्यांकन करते हैं और अपने लिए चुनते हैं कि यार ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। अभी मैं पढ़ रहा था कि हमारा दिमाग जो है ये दुनिया का सबसे सुंदर ऐप है, ऐप बोलते हैं। अब लोगों को बताना पड़ेगा कि ये सबसे शानदार ऐप है, तभी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप सोचिए, अपना ट्रूथ खोजिए। आजकल के दौर में हमारे पास बहुत सारे ट्रूथ पहुंच जाते हैं डिजिटल मीडियम से, लेकिन हमें तय करना है कि इसमें से ट्रूथ क्या है और हमें क्या करना है और हमें कैसे करना है। तो वो बहुत जरूरी है, अपना विवेक का इस्तेमाल करना और अपना सत्य स्वयं ढूंढना। कई जिस तरह से अभिनय, आपने कई अभिनय किए, विभिन्न किरदारों को निभाया, उनमें से जिन्होंने आपको बहुत नाम दिया वो कालीन भैया, सब जान ही रहे हैं कि इस नाम से आप जाने गए, बहुत नाम दिया कालीन भैया, जो मिर्ज़ापुर का हम लोगों ने देखा, मिर्ज़ापुर में जो आपके अपने को देखा। लेकिन आपके बहुत करीब ऐसा कौन सा वो किरदार था? क्या वो छोटे शहरों से या आसपास जो जहाँ पले बड़े, उस तरह के किसी किरदारों को जीने में आपको मजा आया, या कोई दूसरा ऐसा किरदार था जो आपको लगा, जो करने में आपको मजा बहुत आया, जिसमें आपको जो दिया गया वो तो बहुत उसकी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन जो आपको बहुत मजा आया वो क्या? सबसे पहले तो अभी मुझे वीडियो में पीछे का हिस्सा दिख रहा है, स्टेज पूरा हाउस पैक है और पीछे लोग खड़े हैं सीढ़ियों पे और दरवाजे पे। तो हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते। तो और जो पीछे के कॉर्नर पे सीढ़ियों पे उधर गेट के पास लोग हैं। मुझे मजा आया, जैसे गुंजन सक्सेना में अरूप सक्सेना का किरदार करके
वो मेरे दिल के करीब था। जैसे नील पट्टे सन्नाटा एक फिल्म है जहाँ पे एक शिक्षक का रोल था, मैथ के टीचर और प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल श्रीवास्तव उनका नाम था। तो वो करने में बहुत मजा आया मुझे। और यही, और मैं भी ऐसे ही आप लोगों की तरह पटना में ना बहुत सारे साहित्यिक कार्यक्रम में जाता था और ऐसे पीछे कहीं बैठ के चुपचाप सुनता था, और उस सुनने में मेरे होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उन कार्यक्रमों में जाना और सुनना। मतलब उन कार्यक्रमों से पंकज त्रिपाठी जैसा शख्सियत अगर निकला है तो समझ सकते हैं कि ये आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा ये अवसर एक तरह से हो सकता है कि आज जो आप कहीं बैठे हैं दूर दराज में सीढ़ियों पर, आगे आप भी इसी तरह से चमक सकते हैं। कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। और भविष्य के बहुत सारे वक्ता इस सभागार में अभी बैठे हैं, इस ऑडिटोरियम में। और बहुत लोग हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं सर। हम अब सीधे कुछ लोगों के सवाल हैं, और जिसमें सबसे पहले तो जो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं वो दुमका से हैं, और बहुत आप उनको देखेंगे तो समझ जाएंगे वो ऐसे शख्सियत हैं, नीलोत्पल मृणाल जी हैं। और सब ठीक भैया, हमारे एक सवाल बा, और वो सवाल पूरे दुमका की ओर से है। ऐसा दृश्य पहली बार देखा गया है किसी ऑनलाइन कार्यक्रम में कि एक अभिनेता, एक हीरो स्क्रीन पर चमके और ऑडिटोरियम में बैठे हर श्रोता दर्शक के आंखों में चमक आ जाए और वो अपनी कोशिश और आप मिट्टी से कितना जुड़े हुए हैं, ये बात आपके फिल्मों की, आपके अभिनय की अदायगी बाद में बोलती है। आपका दर्शक पहले बोलता है। आप हिंदुस्तान के, बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिसको लोग हीरो बोलते बोलते बोलने लगते हैं कि ये पंकज भैया की फिल्म आ रही है। ये केवल आपको, ये नसीब आपके दर्शकों ने कहा। मेरा एक सवाल छोटा सा है कि आप दुमका कब आ रहे हैं साक्षात हम लोग को दर्शन? ये आपको दुमका बुलाने वाली है। दुमका आएंगे झुमका लेने। मैं आऊँगा। अभी 2-3 महीना अभी व्यस्त हूँ, बहुत सारी शूटिंग है। मैं दुमका आया नहीं हूँ और मुझे झारखंड के इंटीरियर को देखना है, बहुत मन है। पिछले दिनों कोंकणा सेन शर्मा से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी फिल्म वहाँ की थी कोंकणा, तो हम बात कर रहे थे झारखंड मुझे आना है, लेकिन मेरे ख्याल से 8 महीने बाद आऊँगा। और नीलोत्पल आपको तो पता चल ही जाएगा कब आ रहा हूँ, तो दुमका आप ही घुमा देना हमें। तो हम लोग इंतजार करेंगे, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। नीलोत्पल इतना शानदार लिखते हैं, आई एम श्योर कि यहाँ बैठे ऑडिटोरियम में बहुत सारे नीलोत्पल के पाठक होंगे, इनके श्रोता होंगे जो उनकी कविताएं सुनते होंगे। तो नई पीढ़ी में जो हिंदी में बहुत बढ़िया सुंदर लिख रहे हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ जिनकी किताबें अभी उधर है मेरी वहाँ पे रखी हुई, उनमें से एक नीलोत्पल कविताएं मैं खुद स्वयं पढ़ा हूँ और प्रशंसा अक्सर करता हूँ नीलोत्पल। हेलो, एक सवाल है। हाँ, नमस्कार पंकज जी। मैं फिल्म में जितने हीरो हैं, जब आपको देखते हैं तो लगता है कि अपना कोई आदमी वहाँ पर है। और मैं पूरे फिल्मी दुनिया के सभी स्टार को और आप लोग जितने वहाँ काम कर रहे हैं सबको बधाई देता हूँ। ये पहली बार है कि ऑस्कर अवार्ड इस बार आया है, और मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपका आज फहरिस्त देख रहे थे, जितना अवार्ड आपने जीता है, निश्चित तौर पर वो आपका काम का छोटा सा ये है। जिस दिन आप ऑस्कर में रहेंगे, और जिस तरह से नीलोत्पल जी ने आग्रह किया है, मेरा भी ये आग्रह है कि आप यहाँ आए, और मैं बाबा बासुकीनाथ धाम का हूँ, तो आपसे आग्रह होगा कि आप आइए, शिव की नगरी में आपका स्वागत है। मैं जरूर आऊँगा। हमारा ऑस्कर जो है ना, जो चेहरे पे मुस्कुराहट है और आंखों में चमक है, वही असली ऑस्कर है।
किया है। अब तो बाबा भोले का बुलावा आया है, तब तो आपको आना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं देवघर आया भी था बहुत साल पहले एक बार। हाँ भैया नमस्ते, मैं दुमका से, नाम अमन राज नाम हुआ। आपका तो बहुत सारे फिल्म देखे हैं और रील्स में तो आप ही छाए हुए रहते हैं मेरे मोबाइल में और ऐसे सारे सोशल मीडिया में। हम तो सारे लोग पंकज भैया बोलते हैं, हम तो आपको जब भी देखते हैं तो कालिल भैया ही बोलते हैं और सारे लोग ही बोलते होंगे। और मुझे लगता है कि बॉलीवुड में आप पहले जो विलन का रोल आता था भैया, वो दिखता था बहुत खतरनाक टाइप से, थोड़ा लुक भी उसका रहता था और आवाज भी उसका उस तरह रहता था। लेकिन मिर्जापुर देखने के बाद इतना सॉफ्ट और इतना साधारण व्यक्ति का विलन जो भूमिका आप निभाए हैं, मुझे लगता है बॉलीवुड में अब ऐसे ही विलन चलेगा भैया। शांत रह के जिस तरह आप डरार देते हैं, अच्छे अच्छे अभिनेता ये नहीं कर पाए। सही कहा उन्होंने कि बिल्कुल अपने आप को डरावना करके पूरा मेकअप के साथ वैसा करना, लेकिन उतना ही शांत होकर अपनी बात कहना, ये कोई आपसे सीखे। और कुछ सवाल है? नमस्ते कालीन भैया, मैं एक मतलब कि आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मतलब कि इतने ज़्यादा मतलब कि लेवल पे पहुँचे हैं, मतलब कि आप इतने ज़्यादा उस ऊंचाई में पहुँचे, उसके लिए क्या क्या संघर्ष आपने किया और क्या क्या मतलब महत्व रखता है आपके लिए, और मतलब कि क्या क्या वैसे जरूरी चीज़ें जो हमारी युवाओं को जानना चाहिए, और मतलब कि क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं पिछले 25 मिनट से यही बोल रहा हूँ। नींव को मजबूत करना, जो नींव दिखती नहीं है इमारत की लेकिन होती है और उसी पे टिका होता है, वैसे ही किरदारों के और व्यक्तित्व के और इंसान का भी नींव होता है जो दिखता नहीं है लेकिन साथ घूमता है। हमारा नींव जो है ना हमारे साथ घूमता है, दिखे भी आ जाता है, मौके भी आ जाता है। तो आप अपनी नींव पे, अपने अपब्रिंगिंग पे, किताबों पे, उन पे काम करें और वही काम आते हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई, ज्ञान अर्जित करें, सिर्फ सूचना अर्जित ना करें। सूचना और ज्ञान का अंतर हम सूचना जानते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम बच्चे, खुश रहो। सवाल नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। हाँ। आपका एक वेब सीरीज है सेक्रेट जेम्स, तो 2 फेमस वर्ड्स हैं, प्लीज एक बार सुना दीजिए। दिन उसके बन तो जाएगा। पैसे लेता हूँ, उसके पैसे यहाँ प्यार मिल रहा है। अपना ठीक है, सुना देता हूँ। अच्छे से एकदम। एक लाइन है, गणेश को बोलता हूँ उसमें कि गणेश अपनी सारी परेशानी मुझे दे दो। सर बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आया। और छोटे शहर के वैसे लोग जो सपने बड़े रखते हैं, उनके लिए बहुत मीठी बातें, अच्छी बातें, ज्ञान की बातें आपने बताई। और बहुत देर से ये लोग दम साधे बैठे थे कि कब आप अवतरित हों और ये लोग को जो प्रसाद मिलना है ज्ञान का, वो यहाँ मिला है। और एक उम्मीद भी बंधी है, एक ताकत भी मिली है कि जिस तरीके से आपने नींव मजबूत की है, अब ये भी लगेंगे कि हम भी मजबूत करें अपनी नींव को और बड़े शहरों के चमकदार बिल्डिंग बनने का प्रयास करें। तो बहुत धन्यवाद सर, आपने हम सबका मान रखा, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू और सभी श्रोताओं का धन्यवाद। ये बहुत सुंदर है, ये क्या टाउन हॉल जैसा है क्या कुछ? सर कुछ दिन पहले ये यहाँ बना है, कन्वेंशन सेंटर है यहाँ का, और अभी नया ही बना है। और ये आपके महानगरों के किसी भी बड़े कॉन्सर्ट हॉल से कम नहीं है। इसको मुझे लगा कि बहुत सुंदर है, ये बहुत कमाल की बात है। तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी आर्ट एंड कल्चर की गतिविधियाँ हो और आप सब दर्शक श्रोता आएँ और अपने परिवार के सदस्यों को लाएं, क्योंकि हमें आदमी को ना आदमी बनाता है साहित्य, संस्कृति, कविता, पेंटिंग, गायन, सिनेमा, पोएट्री। तो ये जितना बढ़ता है उतने हम थोड़े अच्छे आदमी होते जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सबने वक्त निकाला, मेरे लिए प्रतीक्षा किया। और नहीं सब तो ठीक है सर, एक बात
हम आएंगे। नहीं, सब तो ठीक है सर, जाने के पहले ये बात तो कम से कम गश दीजिए कि नहीं हम आएंगे, यहीं पे आएंगे। कितना सुंदर लगा गश हमने गश किया, आएंगे, आना है झारखंड, आऊंगा कभी ना कभी जरूर आऊंगा। बहुत धन्यवाद पंडित सर, और आपने जो गचा है आप जरूर उसे पूरा करेंगे। ये हम सब की कामना है, दुमका वालों की और झारखंड वासियों की कामना है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं हमसे जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से बातचीत करने के लिए, इस प्यार और स्नेह के लिए। और आप बहुत आगे बढ़िए, अनंत नीलाभ तक आपकी जो कामनाएं वो पहुँचे। इन्हें अनंत शेष शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू और सभी को दिल और शाम शुभ हो और कार्यक्रम आगे बढ़े। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, रवि जी का आभार जो वहाँ जिलाधिकारी हैं, और थैंक यू सो मच। और अगली बार को वहाँ आएंगे तब मिलेंगे। बहुत धन्यवाद